फास्टेस्ट फास्ट के 8वें दिन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जिस सवाल को लेकर आए हैं, यह सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था। ऐसे तो नहीं बोलूंगा कोई क्रिटिकल था, लेकिन लोग बोलते थे थोड़े से मॉडरेट लेवल से ऊपर के लेवल का था, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं है। तो चलिए, पहले यही है एनटीपीसी का, ये जो है 10:30 से 12 बजे की जो शिफ्ट हुआ था लेवल 4 का, उसमें यह सवाल पूछा गया था। चलिए इस सवाल का अब हम हल निकालते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस को और करें अपने बेसिक मैथ्स कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सवाल आपको स्पष्ट रूप से दिखे, इसके लिए हमने रीटाइप किया हुआ है और थोड़ा सा बड़ा फ्रंट में किया है कि बड़े आराम से देख सकें। सवाल में पूछा गया है कि रुधिका एक कार्य को 22 दिन में पूरा करना था। कितने दिन में पूरा करना था? 22 दिन में। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। कितना दिन काम किया? 10 दिन। तो 22 दिन में 10 दिन का काम हो गया है, तो बचा कितना काम है भैया? 12 दिन बचा हुआ है। कि जो हो गया उसको लेके क्या सोचना, हम तो नेचुरल वे में करेंगे ना। जो काम हो गया उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 22 दिन था, 10 दिन का काम हो गया है, 12 दिन बच गया है। और बोलता है कि हर दिन 1/30 काम हो रहा है। प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग हो रहा है। तो जनाब 1/30 भाग करके 10 दिन में कितना काम हुआ? 1/3 काम हुआ। 1/30 गुना 10, सिंपल 1/3। बचा काम कितना है? तो 1 - 1/3 करेंगे तो क्या होगा? 3 से 1 को घटाएंगे तो बोलेंगे कि बचा काम 2/3 है। अब देखो, 2/3 को काम को 12 दिन में करना है, तो पूछता है 11वें दिन से। हाँ, 11वें दिन से 10 दिन तक काम कर चुका है। 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करे कि ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। मतलब 22 दिन में ही काम पूरा हो जाना चाहिए, तो 12 दिन बचा है। अब 12 दिन में 2/3 काम करना है, तो हर दिन में कितना करना होगा? सीधा है 2/3 भागा 12। तो 2/3 भागा 12 मतलब गुना 1/12। 2 से अगर 12 को काटेंगे 6 होगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा, मतलब 1/18 उत्तर। तो ये कहीं से भी क्या लगा कि ये काफी ज्यादा टफ है या कुछ भी है? कुछ भी नहीं था। सवाल को अगर आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से समझते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाता है। चलिए फटाफट 2-3 सवाल और तरह तरह के लेते हैं। इस सवाल में राम और दीप्ति प्रत्येक ने 8,000 राशि जो है 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया। मतलब दोनों ने 8,000 रुपए लगाए। दोनों ने जो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों ने 2 साल के लिए लगाए। ये तो ठीक है, लेकिन यहां एक झमेला भी कर दिया। राम की जो ब्याज गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि, मतलब 12 महीने में एक बार गिना जाएगा, ठीक है ना। तो 2 साल में मतलब 2 बार गिना जाएगा। जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। मतलब इसका मतलब वह दीप्ति की जो गणना होगी 8 महीने के बाद 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8 महीने में जितना ब्याज होता है उस हिसाब से गणना किया जाएगा। लेकिन 24 महीना है, 2 साल के लिए है, तो दीप्ति का क्या होगा? 3 बार कैलकुलेशन होगा, 8 या 24। अब बोलता है कि 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना राशि अधिक प्राप्त होगा। देखो, यहां जो मैं ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स करके कोई चीज नहीं है। ट्रिक्स बल्कि वो होना चाहिए जो स्वाभाविक है, जो समझ में आए, जो याद रहे। तो चलिए पहले हम एक चीज को समझते हैं कि 30% अगर 12 महीने में ब्याज मिल रहा था, तो 8 महीने में कितना ब्याज मिलेगा?
तो हम क्या लिखेंगे, 8 मासिक चक्रवृद्धि का कैलकुलेशन क्या होगा। देखो 30 रुपए मिल रहा था 12 महीने में, तो 30/12 गुना 8, 8 महीने का मासिक है तो कितना होगा गुना 8। तो हम सीधा सीधी काटते हैं, काटेंगे तो क्या होगा भैया, हम सब पकड़ ले इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 30 को काटा तो 10 हो गया। तो इस तरह मेरा यहां पर 20% हो गया। और वैसे बोले हैं कि 24 महीना में 24 महीने के बाद दोनों का तुलना किया जा रहा है। अब 24 महीने में चूंकि दीप्ति का 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पे गिना जा रहा है, तो दीप्ति का 3 बार कैलकुलेशन होगा, जबकि राम का कितना बार कैलकुलेशन होगा, राम का वार्षिक चल रहा है तो 2 साल में 2 बार गणना होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो फिर क्या होगा, राम का जो है कितना होगा, 100 रुपए में 30 रुपया, 30 रुपया ब्याज है, अगर 100 रुपया मूलधन है तो राम को क्या है, साल में 130 रुपए मिलता है। ठीक है। और इसको जो है दीप्ति को जो है, दीप्ति को भी 130 रुपया मिलता है, लेकिन 12 महीने में। लेकिन दीप्ति की कैलकुलेशन 8 महीने पर हो रही है। 8 महीने पे कितना मिलता है, 20%। मतलब दीप्ति को 8 महीने में 20% करके 100 रुपए का 120 रुपये मिलता है। अगर दीप्ति का मूलधन 100 रुपया है, ऐसे तो 8,000 करके है, तो सीधी सी बात है। तो देखो इसको बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। एक नॉर्मल तरीके से कर देता हूं जो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है। तो जिसको क्या करेंगे, देखो 12% दीप्ति का क्या है, 20% है, 20% का क्या होगा 120, 120% मतलब 120/100, 120/100 मतलब दशमलव में कितना आएगा, 1.2 आएगा। और 100 का राम का कितना है, 100 रुपए का 30 रुपया, 130/100 मतलब 1.3। अब देखो ये 1.2 जो दीप्ति का है, ये 3 बार हिसाब होगा, मतलब क्यूब। ठीक है ना। और राम का जो है 2 बार कैलकुलेशन होगा तो 1.3 स्क्वायर। अब 12 को 144 को अगर 12 से गुना करते हो तो 1728 होता है। ये याद है तो सही है, नहीं तो 144 को 12 से गुना कर लेंगे तो ये होगा 1.728। और ये हुआ 1.69, 13 का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 0.38। 0.38 ज्यादा ब्याज मिल रहा है दीप्ति को, और दीप्ति को पैसा कितना था, 8,000 रुपया था। 8,000 को 0.38 से गुणा करेंगे तो होगा 304 रुपया। इस तरह से 304 रुपया आपका जो है ये आपका कैलकुलेशन में आ गया। ऐसे भी आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो वहां भी करते तो यही होता कि 8,000 रुपए का आप दूसरा भी तरीका से कर सकते हैं। 20% मिलता है, 8,000 रुपए का 20% कितना मिलेगा भैया, तो 8,000 रुपए का 10% होगा 800, 20% होगा 1600, 1600 को 3 बार गुना कीजिएगा 4800। यहां पे आपका वैसे करके कीजिएगा, वैसे इसको घटाइएगा तो भी आपका उतना ही आएगा। तो आप जैसे भी करें आंसर वही आएगा। ये आपको सही लगता है, छोटे में होता है तो इसको अवश्य करें। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है। तो सीधा सीधा देखो ये सब भिन्न के सवाल हैं, भिन्न का वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेवल ऊपर किया है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं, अभी पढ़ा नहीं है। तो 4/5 का मतलब क्या है, अगर 5 भाग में 4 भाग पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो रवीश का कितना बच गया है, 5 भाग पढ़ना था। अगर 5 पन्ना था तो 4 पन्ना पढ़ लिया है, तो कितना पन्ना बच गया, 1 पन्ना बच गया है। किताब में कितना पन्ना है, 5 पन्ना है।
तो ये 1/5 जो है, 5 भाग का 1 भाग बराबर 120 है। तो रवीश ने पढ़ा कितना है? 4/5। वो पन्ने में कैसे निकालेंगे? देखो, तो 120, ये 5 जो है गुने में आ गया, 120 गुने 5। और कितना पढ़ना है रवीश का? 4/5, तो गुने 4/5। अब देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। अब 4 से 12 चौके 48, 480 हो गया। तो रवीश ने 480 पन्ने पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो इसने बोला सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। सोमा ने पढ़ा है, किससे तुलना हो रही है? सोमा की तुलना रवीश से हो रही है। तो रवीश ने कितना, रवीश का पन्ने को हम नीचे लिखेंगे, तो रवीश का पन्ना है 480, अभी नीचे लिख दिया। अब चलिए सोमा को लेके चलते हैं। सोमा ने 5/8 भाग पढ़ लिया है, तो 8 में से 5 घटाया, मतलब 8 भाग में से 5 भाग पढ़ लिया है। तो कितना भाग नहीं पढ़ा है? 3 भाग। किताब में कितने भाग थे? 8 भाग। और ये 3/8 बोल रहा है क्या है? सोमा को भी 120 पृष्ठ पढ़ने हैं, तो सोमा का 3/8 बराबर 120। तो सोमा 5/8 कितना पेज पढ़ी है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए सोमा हमने लिखा, ठीक है, का 3/8। देखिए पहले हमने, ओ सॉरी, ये 5/8 होगा, यहां पे गलती हो गई है, तो इसे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। सोमा का 3/8 बराबर 120 पेज है, तो सोमा का 5/8, अब ये प्रॉब्लम करेगा। मेरा जो कर्सर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आ गया है। चलिए, तो इसे मैं 5 कर देता हूं। तो बेसिकली सोमा ने जो है 5/8 जो है, बुढ़ा हो गया या उंगली हाथ थोड़े कांपते हैं मेरे, तो 5/8। अब देखिए हमें करना कैसे है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे ये सब ला रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत कोई समझ ही रहे होंगे, जो लोग नहीं समझ रहे उनके लिए मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं। देखो 120 ये रहा। अब 3/8 को हम यहां उलट दे रहे हैं, 8/3। जैसे देखो यहां 5 था, हमने उलट दिया तो 5/1 होगा ना, इसलिए 5 ऊपर चला आया। ये 3/8 था, उलट गया तो 8/3 हो गया। और सोमा ने पढ़ा कितना है? 5/8, ठीक है ना। अब देखिए 8 से 8 को हमने काट दिया पहले। अब देखिए हमने 3 से जो है 120 को काट दिया, 120 को काटा तो 40 हुआ, 40 को 5 से गुना किया तो 200 पेज। मतलब सोमा ने अभी तक 200 पेज पढ़े। तो सोमा ने 200 पेज पढ़े हैं, रवीश ने 480 पेज पढ़ा। अब इनका भिन्न भाग हमें बोलना था। तो देखो हमने 480 के शून्य से 200 का शून्य घटा दिया, फिर 4 से 48 को काटते हैं, 4 बड़ा 48, फिर 20 को काटते हैं, 4 पचे 20। तो इस तरह से 5/12 जो है, ये इतना हिस्सा दोनों ने अपने अपने, दोनों के अगर तुलना किया जाए तो दोनों के किताबों के पन्नों के हिसाब से सोमा जो है रवीश के मुकाबले 5/12 पन्ने पढ़े हैं। ये इस तरह से निकला। तो स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपए 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, सवाल में दिया क्या है? 25% वार्षिक ब्याज। चलिए 25% वार्षिक ब्याज को हर कोई जानते हैं, 25/100 लिखेंगे, 25/100 को काटेंगे तो 1/4 होगा। तो अगर मैं अर्धवार्षिक बोलता हूं तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। साल का अगर 1/4 है, 6 महीने का 1/8 होगा। इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। और हम क्या लिखें? देखो, मिश्र धन बटे मूलधन।
अगर 8 रुपए में 1 रुपया ब्याज मिलता है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, ये 1/4 मतलब साल में 4 रुपए में 1 रुपया ब्याज मिलता है। अर्धवार्षिक में मतलब 6 महीने में 8 रुपए में 1 रुपया ब्याज मिलता है। तो ब्याज मिलने के बाद मिश्र धन क्या होगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 9, जब मूलधन क्या है 8 है। अब बोला गया है हिसाब जो है भैया अर्धवार्षिक हो रहा है, ठीक है ना। तो एक साल में कितनी बार होगी, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट गिना जा रहा है। तो एक साल में कितना बार होगा भैया, 2 टर्म होगा, 2 बार गिने जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 9/8 एक बार गुने 9/8 बराबर क्या हो गया, देखो मिश्र धन 81, 9 9 81, 8 8 64। तो कहने का मतलब है अगर मूलधन आपका 64 रुपया है, ब्याज दर अगर 25% वार्षिक है, तो मिश्र धन मतलब ब्याज के साथ मूलधन 81 रुपया होगा, या ब्याज बराबर कितना होगा, 17 रुपया होगा। अब देखो मुझे 64,000 दिया है, तो 64 नीचे 3 शून्य का कर देते हैं, तो यहां भी 3 शून्य हो जाएगा, 81,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, 17,000। इस तरह से हमारा 17,000 जो है ये आंसर निकल गया। तो देखिए हमने यहां पर कहीं पर भी कोई वैसी ट्रिक्स नहीं कर रहे हैं जिसे आपको याद करना हो। ये नेचुरल चीजें हैं, आप अगर इस नेचुरल वे में समझते हैं तो आप अच्छे से अच्छे वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही सहज तरीके से आप कर सकते हैं। बस इन्हीं बातों को मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादा मैं आपके क्या ट्रिक्स हैं करके कुछ नहीं करना चाहता। चीजें छोटे में हो, आप समझ सकें और आप भी खुद कर सकें। लेकिन एक बात तो बार बार कहूंगा यार, कि केवल वीडियो देखने से गणित सीखा नहीं जा सकता। देखिए मैं उल्टी भाषा बोल रहा हूं और हर दिन बोल रहा हूं, पिछले 8 दिन से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने जो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे मेरे को समझ में आता है आप घंटों घंटे केवल वीडियो देख के गणित सीखने में बिता देते हैं। नहीं दोस्त, किसी की भी देखिए, फिर कलम उठाइए, उन सवालों को खुद से बनाइए, कुछ नोट्स बनाइए, ठीक है ना, फिर प्रैक्टिस कीजिए, वैसे ही सीखा जाता है। तो चलिए कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।